हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, कैसे हैं सब? तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। और काफ़ी टाइम से बात हो रही थी कि मैम करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर करवा दीजिए, डेली करंट अफेयर नहीं देख पाते हैं कई बार, और एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बिल्कुल अब आपकी इसी डिमांड पर हम लोग जो है अपना मंथली करंट अफेयर सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। एक क्लास में हम राजस्थान का करंट अफेयर कवर करेंगे और एक में हम इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जी राजस्थान करंट अफेयर की, जो कि होगा सितंबर मंथ का, यानी सितंबर 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर की आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो है ये क्लास हर एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत केयरफुली देखें। आपकी 50 क्वेश्चन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा बहरा गांव किस जिले में है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी सलूम्बर। देखिए बहरा गांव की जब हम बात कर रहे हैं तो बहरा गांव जो है वो अगर हम बात करें तो चर्चा में क्यों है, ये हम पहले बात करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ खनन किया गया था। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर खनन कार्य किया गया, और इस खनन कार्य में जो है विभिन्न प्रकार के अवशेष यहाँ से प्राप्त किए गए। और वो जो अवशेष है यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो कैसे अवशेष हैं, तो वो महाजनपद काल के, या हम बोले तो महाभारत काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। और ये जो अवशेष है इसमें यहाँ से जो है कई प्रकार की चीजें मिली है। ठीक है, जिससे लगातार ये जो क्षेत्र है वो चर्चा में बना हुआ है। ये जो अवशेष है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के माने जा रहे हैं। और इसमें जो नाम है इस गांव का, बहरा गांव का, वो जिनकश नगर बताया गया है। ये गांव कहाँ पर है, तो ये गांव आपको ध्यान रखना है जी डीग में। ठीक है, तो आपको गांव का ध्यान रखना है कि ये गांव जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है डीग जिले का ये गांव है। ठीक है, तो डीग जिले का ये गांव है, और आपको इसमें सही आंसर जो है वो डीग कर लेना। डीग जिले का ये आंसर इसका सही रहने वाला है। और ऐसे जो चर्चित स्थान है वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 कब तक प्रभावी होगी? ऑप्शन ए 31 मार्च 2027, ऑप्शन बी 31 मार्च 2028, ऑप्शन सी 31 मार्च 2029, ऑप्शन डी 31 मार्च 2030। आपको पता है जो पॉलिसीज होती हैं वहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल सरकार के द्वारा 10 महत्वपूर्ण जो है जो आपकी पॉलिसी जारी की गई थी, उसके बाद अभी भी 3 पॉलिसी सरकार के द्वारा रिसेंटली जारी की गई है। और ये जो पॉलिसी है उसको यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कब? 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, राज्य स्तरीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपकी पॉलिसी है वो कब तक प्रभावी रहने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2029 तक, या नई पॉलिसी आने तक जो है ये आपकी प्रभावी रहने वाली है। क्या? तो ये ऐसे प्रश्न है। और आपने देखा होगा पिछली बार का आरएस का एग्जाम, तो आरएस 2024 जो था आरएस प्री वाला, वहां पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया था। और इसके क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति भी गठित की जाएगी, और जो राज्य स्तरीय समिति होगी उसका गठन किया जाना है। और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मुख्य सचिव। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल भी इसके तहत विकसित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी भी विकसित की जाएगी। तो ऑप्शन 31 मार्च 2029 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी सीकर। तो आपको ध्यान रखना है, हम बात करें
फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी? तो फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो वो की गई है कहाँ पर? आपको ध्यान रखना है किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, कब की गई है? 2024 में। तो 2024 में किशनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना की गई है। और ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि एविएशन सेक्टर में अभी आपने जो देखा है उसके बाद जो है लगातार चर्चा में बनी हुई है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक पॉलिसी जो सरकार के द्वारा लाई गई थी, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2025। तो ये नीति भी आई है और इस नीति के तहत ही इस फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किशनगढ़ में होगी। और इसके साथ साथ कुछ जो है हवाई पट्टियां भी बनाई जाएगी। हवाई पट्टियां भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, झालावाड़ और श्री गंगानगर में स्थापित की जानी है। और ये जो एजेंसी है इसके तहत कई सारे एमओयू भी किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो है 19 हवाई अड्डे जो हवाई पट्टियां हैं वो कार्यरत है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या है जी? बी यानी किशनगढ़। अगला प्रश्न, ड्यूस एविएशन अकेडमी फ्लाइंग स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी भोपालगढ़, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी हमीरगढ़। ड्यूस एविएशन अकेडमी फ्लाइंग स्कूल वो था फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ड्यून्स एविएशन अकेडमी। तो ड्यून्स एविएशन अकेडमी जो है एविएशन अकेडमी और इसकी स्थापना कहाँ होगी? तो आप ध्यान रखना जी, हमीरगढ़ में होगी। हमीरगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन आपको ध्यान रखना है 14 सितंबर 2025 को किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन हुआ कहाँ है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर माही बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए नया टापरा, ऑप्शन बी कुशलगढ़, ऑप्शन सी लीलवानी, ऑप्शन डी नापला। आपको पता ये है और ये काफी चर्चा में रहा था न्यूज़पेपर में कि जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी यात्रा हुई थी राजस्थान की। तो कब? 25 सितंबर। तो 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्या हुई थी? राजस्थान यात्रा हुई थी। और इसी राजस्थान यात्रा के दौरान इनके द्वारा कई उद्घाटन और कार्यक्रमों की आधारशिला रखी गई थी। और इन्होंने जो है नापला बांसवाड़ा में किसकी आधारशिला रखी थी? तो आपको ध्यान रखना है माही बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र, बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र। और ये आपको ध्यान रखना है ये क्या है? तो राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है। राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है यहाँ। और इसकी अभी क्या रखी गई है? स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है। और पहला कहाँ पर है? तो पहला रावतभाटा में है। आपको पता ही है बांसवाड़ा जिले की जो छोटी सरवन तहसील है उसका जो गांव है वहां पर ये स्थापित की जानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की दूसरी जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले भाई इसकी क्षमता बता दो कितनी है, तो क्षमता आपको ध्यान रखनी है 2800 मेगावाट। अगर 2800 मेगावाट क्षमता का ये परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो राजस्थान का दूसरा है। और इसकी पहली इकाई जो है वो 2032 तक प्रस्तावित है और बाकी जो है 6 माह के अंतराल में शुरू हो जानी है। लगभग 42,000 करोड़ की इसमें लागत आने वाली है। और इसके लिए 602 हेक्टेयर भूमि का ये पूरा संयंत्र बनने वाला है, जिससे यदि हम बात करें इसका जल स्रोत तो माही बजाज सागर बांध रहेगा, वो भी अप स्ट्रीम में। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो है
4 यूनिट बनाई जाएगी, 4 इकाइयां स्थापित की जाएगी। कितनी कितनी? तो 728 है ना, तो 700 मेगावाट की जो है 4 इकाइयां यहां पर स्थापित की जानी है। कब से शुरू हो जाएगी? 2032 से पहली इकाई शुरू हो जानी है। तो इसका सही आंसर क्या है जी? नापला। तो सीधा नापला भी पूछा जा सकता है और आपसे इस जो परमाणु संयंत्र की आधारशिला है इसके बारे में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर रखना। अगला प्रश्न है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री। स्टार मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पहले तो ये समझिए रिम्स क्या है, ठीक है। रिम्स की यदि हम बात करते हैं तो रिम्स है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेडिकल साइंस है ना। तो ये रिम्स का फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से कई और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रीति है। तो रीति भी ध्यान रखना, नीति तो आपको पता ही है और आपको बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस को उन्नयन करके हम क्या बना देंगे? रिम्स बना देंगे। और ये रिम्स जो है नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर होगा, नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है, तर्ज पर इसको स्थापित किया जा रहा है रिम्स। और रिम्स के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, यानी सीएस। तो सीएस आपके क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। राजस्थान का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान है जहां पर पीजी कोर्सेज वगैरह भी करवाए जाएंगे। रिम्स के प्रमुख का दायित्व निभाने के लिए एक निदेशक की जो है नियुक्ति भी की गई है। और आपको पता होगा इसके लिए एक विधेयक भी पास किया गया था इसकी स्थापना हेतु, और वो किया गया था 8 सितंबर को। तो इसकी स्थापना हेतु एक विधेयक पास किया गया था, कब? 8 सितंबर 2025 को, है ना। और ये जो विधेयक है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक। राजस्थान आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद नहीं बोल रही हूं, आयुर्विज्ञान, ठीक है। तो राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, ये आयुर्विज्ञान की संस्थान है, विधेयक 2025। तो आपसे पूछ भी ले कि भाई ये विधेयक कब पारित हुआ, तो 8 सितंबर 2025 ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर है जी सी, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, अटल प्रगति पथ का आरंभ कहां से हुआ? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो अटल प्रगति पथ की जब हम बात कर रहे हैं तो अटल प्रगति पत्र की घोषणा जो है बजट 2024-25 में कर दी गई थी। और इसको कब से प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखना, कोटा से इसकी शुरुआत की गई है। और कब की गई थी शुरुआत या प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 29 मार्च 2025 को। तो 29 मार्च 2025 को। और यहाँ पर इस दिन क्या हुआ था? युवा व रोजगार मेला, युवा एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। और ये जो मेला था वो हुआ था कोटा में। तो इन पथ का भी आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोटा से इसे प्रारंभ किया गया था। तो कोटा आपको ध्यान रखना है, कोटा से इसे शुरू किया गया था। और ये होता क्या है तो आपको ध्यान रखिएगा कि 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनको पहले चरण में, और 5,000 से आबादी वाले गांवों को जो है आप कैसे जोड़ा जाएगा? अटल प्रगति पथ से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले चरण में तो 10,000 से अधिक आबादी, दूसरे चरण में 5 से 10,000 आबादी वाले को कंक्रीट सड़कें बनाई जाएगी, और 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों को अटल प्रगति पथ के निर्माण की भी बजट में घोषणा की गई थी, ठीक है जी। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए श्री भजनलाल शर्मा, ऑप्शन बी दिया कुमारी, ऑप्शन सी वासुदेव देवनानी, और ऑप्शन डी अरुण चतुर्वेदी, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान में हरित भारत अभियान की। तो ये कब से शुरू हुआ है? तो
ये अभियान की यदि बात करें तो 2 सितंबर 2025 से इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अरुण चतुर्वेदी जी के द्वारा, अरुण चतुर्वेदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था 2 सितंबर 2025 को। ये किसके तहत किया गया था और कहाँ से किया गया था? तो जयपुर और जोधपुर में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो इसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई थी कहाँ जी? जयपुर और जोधपुर में। और ये है जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत, बिजली योजना के तहत शुरू किया गया था। और इसको शुरू किसने किया था? तो भाई अरुण चतुर्वेदी जी ने किया था। अरुण चतुर्वेदी जी को और क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये बन गए हैं हमारे राज्य के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। जो 7वां वित्त आयोग है उसके ये अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से भी आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पता होगा कि राज्य वित्त आयोग, जिसे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं, ये 243 I और Y में इसका उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न है, शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर कब शुरू हुए? ऑप्शन ए 10 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 17 सितंबर 2025, ऑप्शन सी 20 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2025। आप 1, 2, 3, 4 जितने भी स्टार मार्क कर सकते हो वो यहाँ पर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने जब पढ़ाया था करंट की डेली क्लास में तब भी कहा था कि भैया 17 सितंबर तो आपको रटा होना चाहिए, छपा होना चाहिए। 17 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का उस दिन जन्मदिन है। मोदी का जन्मदिन था और इस उपलक्ष्य पर न जाने जो है ढेरों कार्यक्रम शुरू किए गए थे। और हमारे यहाँ भी इसी दिन से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया, सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें कहाँ से किया गया तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे शहरी क्षेत्र के लिए तो मालवीय नगर जयपुर से, मालवीय नगर जयपुर से इसको शुरू किया गया था। और अगर ग्रामीण की बात करें इस शिविरों की तो आपको ध्यान रखना बिराजपुर, और बिराजपुर है बस्सी में और बस्सी है जयपुर में। यहाँ से इन शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का उद्देश्य क्या था कि भाई वो जनता है, जनता की शिकायतों का त्वरित निपटान करना, जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण करना या निपटान करना, है ना। तो ये इसलिए ये जो शिविर है वो लगाए गए थे, अलग अलग जगह अलग अलग कार्य किए गए थे। और ये जो शिविर है वो अगर हम बात करें इनकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है तो भाई 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर 2025 तक इनका आयोजन किया जाना है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। इससे पहले जो है कुछ प्री कैंप्स वगैरह भी लगाए गए थे। शहरी क्षेत्रों में सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, कोई आवारा पशु है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऐसे कार्य किए जाएंगे। जबकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में ये संचालित किया जाएगा। 3 दिन चलेगा, आपको गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और कई सारे जो म्यूटेशन के काम होते हैं, सहमति विभाजन है या किसी का कोई मिनी किट वितरण है, ये सारे कार्य इसके तहत किए जाने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या ध्यान रखना है? 17 दिसंबर और 17 दिसंबर मोदी जी के बर्थडे को तो ध्यान रखना ही है। स्वच्छता ही सेवा ये कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। तो स्वच्छता ही सेवा और पता नहीं कितने सारे कार्यक्रम जो है मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, अभियान से रिलेटेड प्रश्न
पूछे जाते हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी अगेन आपको ध्यान रखना कब से शुरू हुआ था, तो मोदी जी के जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर 2025 को। कहाँ से शुरू हुआ? धार से। और धार कहाँ पर है जी? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। तो धार एमपी से 17 सितंबर 2025 को इस अभियान को शुरू किया गया। ये अभियान किसका है? तो ध्यान रखना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रव्यापी पहल है। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे राष्ट्र में चलाया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी में शुरू हुआ तो एमपी में ही रह गया जी, नहीं नहीं, पूरी जगह चलाया गया था। और ये जो अभियान है कब तक चला था? तो 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, तो गांधी जयंती तक इसको संचालित किया गया। और इसमें जो है महिलाओं के लिए अलग अलग शिविर लगाए गए। शिविर के माध्यम से जो है जैसे महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो बीमारियां हैं या मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, वो सब इसके तहत आयोजन किए गए थे। तो ये सारी चीजें आपको कनेक्टिवली ध्यान में रखनी है। तो सही आंसर क्या हो गया जी? एमपी यानी धार। अगला प्रश्न है, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े की अवधि है। ऑप्शन ए 15 अगस्त से 1 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025, ऑप्शन सी 15 सितंबर से 30 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 20 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, ये सुरक्षा सखियां कौन होती हैं? तो सुरक्षा सखियां जो कि मदद करती है महिलाओं की उनकी किसी भी प्रॉब्लम को सुनने में। और ये जो पखवाड़ा है, पखवाड़े का मतलब ही होता है 15 दिन। पखवाड़े का मतलब क्या होता है? 15 दिन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 15 दिन तक चलने वाला है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान पुलिस के द्वारा। कब चलाया जा रहा है? 1 सितंबर से। पखवाड़ा कब होगा? 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक होगा। क्या किया जाएगा? तो भाई इसमें सुरक्षा सखी जो है वो नियुक्त की जाएंगी और वो सुरक्षा सखियां जाके महिलाओं को उनके अधिकारों, उनकी जागरूकता आदि के लिए क्या करेगी? जागरूक करने का प्रयास करने वाली हैं। तो सही आंसर है 1 सितंबर से 25 सितंबर यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान किस जिला पुलिस द्वारा चलाया गया? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान, एक तो आपको ध्यान रखना है अभियान किसने चलाया और एक आपको किस बारे में अभियान है ये भी ध्यान रखना है। तो मादक तस्करी रोकने हेतु अभियान चलाया गया। नाम था ऑपरेशन क्लीन स्वीप, है ना। कहां पर? तो भाई बाड़मेर जिला पुलिस द्वारा। बाड़मेर जिला पुलिस के द्वारा, क्योंकि पता है बाउंड्री एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में तस्करी बहुत होती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले एरिया में, तो वहां पर ये बाड़मेर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। बाड़मेर पुलिस ध्यान रखने हो तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना जी। टीना डाबी जी को जो यहाँ की कलेक्टर है, साथ में अभी उन्हें एक महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार भी मिला है, जल संचय जन भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, आरपीएससी की किस सदस्य के द्वारा इस्तीफा दिया गया? ऑप्शन ए संगीता आचार्य, ऑप्शन बी राजकुमारी, ऑप्शन बी मंजू शर्मा, ऑप्शन डी केसरी सिंह। आरपीएससी की देखिए अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं, कुल सदस्य कितने हैं जी? 10 है ना। तो 10 सदस्य हैं और 10 में से यदि हम बात करें तो सितंबर 2025 में यहाँ पर जो सदस्य हैं मंजू शर्मा जी, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। तो मंजू शर्मा जो कुमार विश्वास की वाइफ है, इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था, क्योंकि आपको पता ही है एसआई का जो केस हुआ था उसमें जो है कई सारे लोग जो है आए थे शिकंजे में, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष पूर्व होने से ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कार्यकाल से 1 वर्ष
पूर्व ही इन्होंने जो है क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वैसे तो अभी अगर हम बात करें वर्तमान में तो भैया संगीता आचार्य जो थी उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया। और ये जो हमारे पूर्व सीएस है, नाम क्या था, निरंजन आचार्य, उनकी वाइफ है, आचार्य की पत्नी थी, इनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया है। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। और साथ ही 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी यहाँ पर हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई आरपीएससी में, तो 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 3 नए सदस्यों को आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है तो एक ध्यान रखना है, हेमंत प्रियदर्शी। और हेमंत प्रियदर्शी जो है उनमें कौन है, वो आईपीएस अधिकारी हैं। प्रियदर्शी क्या है, आईपीएस ऑफिसर है। एक आपको ध्यान रखना है अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, ये जोधपुर के हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक कुमार। और एक ध्यान रखना सुशील कुमार, ठीक है। तो ये 3 तो नए आए हैं और 2 के द्वारा आरपीएससी में क्या दिया गया है, सदस्यों के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। अगर पूछ ले आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू, है ना। तो यूआर साहू यानी उत्कल रंजन साहू जी जो है अभी क्या है यहाँ पर आपके सदस्य नियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इसको सारे फैक्ट को ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। अभी आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 16 सितंबर 2025 को किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजकुमार गोयल, ऑप्शन बी सूरज नेगी, ऑप्शन सी मधुकर गुप्ता, ऑप्शन डी राजेश्वर सिंह। स्टार मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा करंट में, नहीं तो पॉलिटी में। राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखना, राजेश्वर सिंह को, राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं? तो भाई ये स्थान लेंगे जी किसका, मधुकर गुप्ता का, ठीक है। इन्होंने कब शपथ ली? तो भाई शपथ इनके द्वारा ली गई थी कब? तो 19 सितंबर 2025 को मधुकर गुप्ता का ये स्थान लेंगे, गुप्ता का स्थान लेने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इस संवैधानिक निकाय की स्थापना आपको ध्यान रखनी है 243 के और ZG के तहत की गई है, जो कि 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। ये राजेश्वर सिंह जी पहले क्या रह चुके हैं? तो भाई ये जो है पहले राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी इन्हें राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है। और ये जो है अगर क्रम में पूछ ले तो ये क्या है, तो आठवें जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आयुक्ति के निर्देश जो है 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा दिए गए थे। ये सारी चीजें आपको कलेक्टिवली इनके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक। और अगर आपसे पूछ ले 16 सितंबर, तो यहाँ 16 सितंबर को इस दिन मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है। तो ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025। पहले हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं। तो हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। और हर राज्य में मनाया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है, हिंदी दिवस समारोह है, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 14 दिसंबर को किया गया। और यहाँ पर जो 5 दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र भी दिया गया था। और जो है ऐसे समारोह में मुख्यमंत्री श्री जो भजन लाल शर्मा जी हैं उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है जी? जयपुर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी
अजमेर। एमएसएमई कॉन्क्लेव है, एमएसएमई कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पहले ध्यान रखिएगा, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है। तो एमएसएमई दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। और ये जो कॉन्क्लेव है, यदि उसकी बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? भैरवगढ़ में। भैरवगढ़ में इसका आयोजन हुआ और भैरवगढ़ है उदयपुर में। इसका आयोजन कौन करेगा? तो आयोजन जो है केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एमएसएमई मंत्रालय, केंद्रीय लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंत्रालय अपने आप में ही केंद्र के ही होते हैं। ठीक है जी। फेडरेशन ऑफ राजस्थान, फेडरेशन ऑफ राजस्थान क्या ध्यान रखना है? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? तो हो सकता है ऑप्शन में भैरवगढ़ भी आपको मिल जाए, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, आभानेरी उत्सव का आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी दौसा। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और इजी भी है। आपको पता है आभानेरी महोत्सव जो है या उत्सव है वो आभानेरी में बनाया जाता है। और आभानेरी कहाँ है? दौसा में है। और यहाँ पर क्यों बनाया जाता है भैया? यहाँ है चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी है और चांद बावड़ी का जो निर्माण है वो राजा चांद के द्वारा कराया गया है। तो राजा चांद के द्वारा इस चांद बावड़ी का निर्माण कराया गया है। और ये जो चांद बावड़ी है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो चांद बावड़ी आभानेरी में है, तो आभानेरी में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ? दौसा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है जी? दौसा करेक्ट है। अगला प्रश्न, 26 सितंबर 2025 को, ये 25 है जी, 25 कर लीजिएगा, 26 तो आई नहीं है, को प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। देखो पहले प्रवासी राजस्थान दिवस, पिछली बार अगर हम बात करें तो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान जो समिट थी, ठीक है, वहां पर प्रवासी राजस्थान दिवस की घोषणा की गई थी कि भाई हर साल हम 10 दिसंबर को क्या बनाएंगे? तो हर 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाएंगे। और इसके लिए कई सारी प्री मीट आयोजन की गई, प्री मीट का आयोजन किया गया। और ये प्री जो मीट थी उसमें सितंबर 2025 माह की जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में हुई, वहां पर गए भजनलाल शर्मा जी, वहां लोगों से मिले, इन्वेस्टर से मिले। ठीक है, तो वहां पर ये मीट आयोजित की गई। कब की गई? तो 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर 2025 को। और सुजस में इसकी पूरी डिटेल छपी थी, आपको पता होना चाहिए। और ये प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस भी ध्यान रखना क्योंकि 10 दिसंबर को जयपुर में मनाया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके लोगों का अनावरण भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। कब? 24 सितंबर को। ठीक है जी, तो सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न, कल्पतरु संस्थान का 30वां वृक्ष मित्र पुरस्कार 2025 का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए आलोक व्यास, ऑप्शन बी संचित स्वामी, ऑप्शन सी केशव आनंद, ऑप्शन डी वैभव निबलंकर। ठीक है, तो आपको इस समारोह का ध्यान रखना। समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? पुरस्कार वितरण तो आपको ध्यान रखना है झाबर सिंह जी के द्वारा। और ये कौन है? नगरीय विकास मंत्री हैं। तो झाबर सिंह खर्रा, झाबर सिंह खर्रा, और ये है नगरीय विकास मंत्री, नगरीय विकास मंत्री है, इनके द्वारा दिया गया ये पुरस्कार। पुरस्कार में आपको तीनों श्रेणियां ध्यान रखनी है। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। कौन सी? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी हमारे प्रश्न में पूछा गया है, तो प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मिला है वैभव निबलंकर को।
वैभव निबलकर को पहली श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कौन है? तो डीआईजी है। कहाँ पर? सीआरपीएफ में। तो डीआईजी है खुद कहाँ पर? सीआरपीएफ में। अगला पुरस्कार जो है द्वितीय श्रेणी का, वो किसको दिया गया? वो दिया गया एक संस्था को, कल्प वृक्ष संरक्षण समिति। कल्प वृक्ष संरक्षण समिति को दूसरा पुरस्कार मिला है। तीसरा पुरस्कार मिला है उषा देवी को। उषा देवी कौन है? तो ये पर्यावरण कार्य करता है। और सीधा आपसे पूछ लिया जाए उषा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से है। ठीक, तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर वॉलंटियर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो तनुज कायत को दिया गया है। सारे फैक्ट ध्यान रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ भी पूछ ले अपने को गलत नहीं करके आना है। तो सही आंसर है जी डी, वैभव निबलकर। अगला प्रश्न, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन करता है ये भी ध्यान रखता है। तो आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? एक तो पर्यटन विभाग। कौन है जी? पर्यटन विभाग। किसका पर्यटन विभाग? तो राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान का पर्यटन विभाग इसमें शामिल होगा। और कौन है? फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी होता है आपका आतिथ्य क्षेत्र, है ना, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ठीक है, साथ में किसकी बात कर रहे हैं? पर्यटन की। टूरिज्म ऑफ राजस्थान एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, इन दो संस्थाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। बाकी सब कहानी है, इसमें कई सारे पुरस्कार हुए, मीटिंग्स हुई, एक्सपोज हुए। यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अजीत कुमार को मिला, निरंजन आर्य को टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिला, गायत्री राठौड़ को वीमेन एम्पावरमेंट एंड हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म अवार्ड मिला, राजीव मेहरा को हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला, सामोद होटल को जो है लेगेसी ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म अवार्ड मिला। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अगर पूछ लिया जाए। ये इसका 5वां संस्करण था। तो 5वां संस्करण है, कब आयोजित किया गया? तो 12 से 14 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ जयपुर में। और जयपुर में इसको राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, पहली बार 2018 में आयोजित हुआ था, उसके बाद ये हर साल आयोजित किया जाता है, यानी हर साल अपने लिए प्रश्न तैयार होता है जी, है ना। चलिए जी, तो सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, देश का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना है? ऑप्शन ए देबारी, ऑप्शन बी देशनोक, ऑप्शन सी देसुला, ऑप्शन डी वनस्थली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश का पहला है और राजस्थान का है। ठीक है, तो देश का पहला पूर्ण बीमित गांव यदि हम बात करें तो वो है देसुला। देसुला गांव। देसुला गांव कहाँ पर है ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला जो पूर्ण बीमित गांव है वो कौन सा है? देसुला। और देसुला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जो है कार्यक्रम चलाया गया था, सबका बीमा अभियान। ठीक है, सबका बीमा अभियान, सबका बीमा अभियान के तहत ये उपलब्धि हासिल की है, तहत उपलब्धि हासिल की गई है। तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, देसुला गांव ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास 2025 स्टार मार्क कर लीजिए। युद्धाभ्यास से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये तो नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय
सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा, सप्त शक्ति कमान के द्वारा इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और ये रेंज है कहाँ जी? बीकानेर, बीकानेर। यहां पर इसका आयोजन किया गया, भारतीय सेना का ही था। एक एकीकृत फायर पावर युद्धाभ्यास था जिसका आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। हो सकता है ऑप्शन में वहां महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी आपको दिया गया हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न, भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहां से किया गया? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। भैरव लेपर्ड सफारी है ना, तो पहले तो स्टार मार्क कर लो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में फोकस किए जाते हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है 17 सितंबर 2025 को। कहाँ पर है ये? तो ये है अजमेर में, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है या डेफिनेटली, क्योंकि इसका शुभारंभ जो है वो मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर, और विधानसभा अध्यक्ष तो थे वासुदेव देवनानी जी, उनके द्वारा किया गया अजमेर में। और अजमेर में भी ये है गंगा भैरव घाटी, कहाँ पर है? काजीपुरा में। ठीक है, तो हो सकता है काजीपुरा दे दे, और काजीपुरा में है गंगा भैरव घाटी, भैरव घाटी। और इसमें शुरू हो गई है लेपर्ड सवारी। लेपर्ड सवारी जयपुर में भी है ना, लेपर्ड सफारी जयपुर में भी है। राज्य सरकार द्वारा इसे एक नई लेपर्ड सफारी घोषित किया गया है। इसके अलावा जो लेपर्ड सफारी है अपने जयपुर के नारगढ़ में भी है, एक अबरख महादेव है उदयपुर, वहां पर भी है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी जिसे कहते हैं वो कहाँ पर है? तो नारगढ़ में है। और अभी कल परसों के पेपर को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और वहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें दिया हुआ था कि जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी हैं, तो उनको थोड़ा सा डिटेल से आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, और है कहाँ? जयपुर में है। 5 जून 2025 को ही शुरू हुई है। ठीक जी, तो इसका सही आंसर है अजमेर। अगला प्रश्न, मां वाउचर योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 8 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2025, ऑप्शन सी 17 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2025। मां वाउचर योजना क्या है? मां वाउचर योजना, मां वाउचर योजना, मां क्या है? तो मां आपको ध्यान रखना है आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, तो मां से मुख्यमंत्री, ऐसे आयुष्मान और ऐसे आरोग्य, है ना, आरोग्य वाउचर योजना है। ठीक है, क्या दिया जाता है? तो भाई महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी की, किसको? जनरल महिला को नहीं, गर्भवती महिला को, है ना जी, गर्भवती महिलाओं की फ्री सोनोग्राफी की योजना है। फ्री सोनोग्राफी मतलब आप जाओ प्राइवेट संस्था में सोनोग्राफी कराओ, आपको कोई पेमेंट देना नहीं होगा। योजना कब शुरू हुई थी? तो योजना पूछ ले भाई कि ये मां वाउचर योजना कब से शुरू हुई थी, तो इसको ध्यान रखना है अप्रैल 2024 में। लेकिन इसका राज्यव्यापी जो शुभारंभ है वो कब किया गया? तो राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया है 17 सितंबर को। तो राज्यव्यापी शुभारंभ, और 17 सितंबर मैंने बोला ही था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी का बर्थडे था, तो उनके हैप्पी बर्थडे टूटू पे बहुत सारी चीजें हुई है। तो राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऑथराइज निजी सेंटर हो, वहां पर निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा इससे दी जाती है, जिससे कि उनमें गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो रिस्क है उनको कवर किया जा सके, और उससे जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उनको कम किया जा सके। साथ ही संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो सही आंसर क्या है जी? सी। अगला प्रश्न,
राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। अगर देखो आप पढ़ते नहीं हो, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। कहां पर हमने बात की थी? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, ऊर्जा प्रोजेक्ट पढ़ाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। मोदी जी आए थे, और मोदी जी कब आए थे? तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2025 को। कहां पर भी? नापला कहां? बांसवाड़ा। 2800 मेगावाट की क्षमता, 700 मेगावाट की 4 योजनाएं लगने वाली है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। 42,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। ठीक, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। ठीक है, तो पहली बात तो ये पहला था। ठीक है, तो ये प्रथम राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव था। मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ? तो आपको ध्यान रखना है जयपुर में, और जयपुर में भी बिड़ला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन हुआ। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में है ना। और हो सकता है वहाँ ऑप्शन ऐसे दिए हो, ठीक है, जवाहर कला केंद्र और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, और मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था। और बाद में बोला गया कि भाई हम हर साल इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। कई प्रकार के इवेंट्स भी इसमें ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक, बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन कहां पर हुआ है 2025 वाला? तो ध्यान रखना जयपुर में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 10-11 सितंबर 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। क्लियर हो गया होगा, जितने भी शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। कौन दो इसके आयोजन करता है? तो आयोजनकर्ता में ध्यान रखना, एक तो है सहकार भारती नाम की एक संस्था है वो, साथ में कौन है इसमें? राजस्थान सरकार। इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, दोनों के तत्वाधान में, और जितने भी सहकारी बैंक हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये? क्योंकि भाई इस साल हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए एक थीम भी अभी चल रही है, सहकार से समृद्धि। तो सहकार से समृद्धि, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है वो बनाया जा रहा है। और सहकारिता की जब हम बात करते हैं तो आपको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसके तहत सहकारिता को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है जी जयपुर। और जयपुर में भी यदि हम बात करें तो ध्यान रखना बिड़ला ऑडिटोरियम आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है अगला प्रश्न, ऑपरेशन गरिमा अभियान किस अवधि में चलाया गया? ऑप्शन ए 1 से 15 सितंबर 2025, ये 25 नहीं लिखा ऑपरेटर ने, आप लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कई बार फिर कंफ्यूजन हो जाता है जब करंट अफेयर ज़्यादा मिल जाता है ना। ठीक
ठीक है। अगला है 16 से 30 सितंबर 2025, ऑप्शन सी है 5 से 20 सितंबर 2025, ऑप्शन डी है 17 से 30 सितंबर 2025। ऑपरेशन गरिमा अभियान, इस अभियान का संबंध किससे है? तो भैया जो महिलाओं और बालिकाओं से होने वाली छेड़छाड़ होती है, महिलाओं व बालिकाओं से के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है। अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ध्यान रखना 16 सितंबर से चलेगा 30 सितंबर। तो 16 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक ये अभियान चलाया जाना है। अभियान जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं की गरिमा से रिलेटेड है। कौन चला रहा है? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। तो सही आंसर है जी बी। अगला प्रश्न, ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पीएम किसान योजना, ऑप्शन बी कृषक उपहार योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना, ऑप्शन डी राज्य किसान सम्मान योजना। ई भुगतान प्रोत्साहन योजना यानी अब जो किसान है वो अपना जो भुगतान है वो किसके माध्यम से करें? ई भुगतान के माध्यम से करें। इसके लिए एक योजना चलाई गई थी और योजना का नाम था ई भुगतान प्रोत्साहन योजना। और इस ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को जो है कृषक उपहार योजना में शामिल किया गया है क्योंकि ये जो योजना है वो भी आपके ई भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए ही संचालित की जा रही है। और इसके तहत कृषि उपज मंडियों या समितियों में ई भुगतान को बढ़ावा देना है। ई भुगतान को बढ़ावा देना है। ठीक है। उसके लिए योजना चलाई गई थी। इसे कृषक उपहार योजना में फिर शामिल कर लिया गया था। प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी की समितियों में इसके तहत कार्य भी कराए जाएंगे। साथ ही जो है इसके माध्यम से लगातार जो है ई भुगतान को प्रोत्साहन दिया जाना है। अगला प्रश्न, पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी चतुर्थ। देखो अब ऑप्शन कैसे बना देते हैं ये जो ऑपरेटर है, प्रथम द्वितीय तृतीय को सबको हिला दिया। पोषण पखवाड़ा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, राष्ट्रीय पोषण माह अभियान। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान। ये जो राष्ट्रीय पोषण माह अभियान है इसका 8वां अभियान अभी चला है सितंबर माह में। ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसका जो है सितंबर माह का जो है आपको ध्यान रखना है। और ये इसका ड्यूरेशन कब था इस पखवाड़े का? तो 17 सितंबर, क्योंकि मोदी जी का बर्थडे था। ठीक है। तो 17 सितंबर 2025। ठीक है। और ये कब तक चला था? 16 अक्टूबर 2025 तक चला था। पखवाड़ा है यानी 15 दिन चलेगा। ठीक है। और इस पखवाड़े में जिसे हम क्या कह रहे हैं? पोषण माह। इसे हम कैसे रहे हैं? पोषण माह सितंबर अक्टूबर, है ना, 2025। और इसमें जो है राजस्थान को मिला है दूसरा स्थान। राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पोषण माह सितंबर अक्टूबर में पूरे देश में राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नो डाउट पहले पहला स्थान था, फिर ये जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया। और हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री जो दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने एक अच्छे प्रयास किए हैं, उसके लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो सही आंसर है जी द्वितीय ए। अगला प्रश्न,
19 सितंबर की मंत्रिमंडलीय बैठक में किस विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जनजातीय विश्वविद्यालय। जनजाति किस विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो आपको डेट ध्यान रखनी है कि भैया 19 सितंबर 2025 को एक कैबिनेट निर्णय लिया गया और इस कैबिनेट निर्णय लिया गया और इसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के लिए जो विधेयक दिया उसको मंजूरी दे दी गई। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो विधेयक है उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। यानी अब ये यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि खुलेगी कहाँ। अब आप महाराणा प्रताप देख के सोच रहे होंगे जी उदयपुर में, नहीं जी, ये यूनिवर्सिटी खुलेगी जयपुर में, जयपुर में ये स्थापित होगी। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहाँ खुलेगी, जयपुर में, और इसके माध्यम से खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, इवन परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, इन सब पर हम काम करेंगे। इसे हम बात करें तो खेलों के विकास हेतु एक एज ए एक्सीलेंस सेंटर हम डेवलप करेंगे। जो खेल प्रतिमाएं होती हैं, आपकी जो स्पोर्ट्स टैलेंट है, उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने का भी यहाँ पर प्रयास किया जाना है। तो सही आंसर क्या है इसका? सी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसका आंसर हमने पढ़ लिया था कि राज्य स्तरीय शिक्षा, अच्छा वो तो हिंदी था, हिंदी समारोह का था ना। तो राज्य स्तरीय, पहले तो ध्यान रखना शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों भाई 5 सितंबर को? क्योंकि उस दिन हमारे उपराष्ट्रपति जी श्रीपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है और शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए गए जो प्रयास थे, उनको अचीवमेंट्स को याद रखने के लिए ये मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में मनाया गया राज्य स्तरीय समारोह। और जयपुर में कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में। ठीक है, तो बिरला ऑडिटोरियम में बनाया गया जयपुर में। और यहाँ पर जो है शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, शिक्षकों को सम्मानित किया गया इस राज्य स्तरीय में प्रोग्राम में। और यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 75 जो शिक्षक थे उनको सम्मानित किया गया था। और इसमें लगभग सभी मुख्य अतिथि के रूप में लोग उपस्थित थे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, सब यहाँ पर उपस्थित थे। और 75 जो शिक्षक थे उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। ठीक, अगला प्रश्न, प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान किसके लिए संचालित है? तो ये एक राजस्थान सरकार का ही अभियान है। तो राजस्थान सरकार का शिक्षा अभियान है, शिक्षा अभियान है। और इस अभियान की हम बात करें तो यहाँ पर कक्षा 3 से 8 तक की, कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के पठन कौशल को विकसित करने के लिए ये शुरू किया गया है। क्योंकि आपने देखा ही होगा सरकारी स्कूलों की तो हालत कि मतलब 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को भी पढ़ना नहीं आता है। तो उनको पढ़ाना सिखाने के लिए, पठन कौशल को विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रोग्राम जो है पूरा 2 महीने चलेगा। तो 5 सितंबर से
ये शुरू हुआ था और 5 सितंबर से जो है कब तक, 5 दिसंबर 2025 तक ये चलाया जाएगा। और इसके माध्यम से टारगेट किया गया है तीसरी से 8वीं क्लास के बच्चों को। ये इसका 2 वर्जन है, यानी प्रखर राजस्थान 2.0 है। बच्चों को पढ़ने के या समझने के लिए सक्षम बनाया जाएगा इसके तहत, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर टोटल अवधि आपसे पूछ ले तो 90 दिन या 12 सप्ताह, 90 दिन या 12 सप्ताह जो है ये प्रोग्राम चलने वाला है, प्रखर 2.0 अभियान। वहां हो सकता है इसका पूछ ले कि किसके लिए संचालित है, तो आपको 3 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को ध्यान रखना है। सही आंसर है जी बी, शिक्षक दिवस से ही इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 5 सितंबर से 20 सितंबर 2025, ऑप्शन सी 10 सितंबर से 25 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 21 सितंबर से 30 सितंबर 2025। देखिए अमृता हाट क्या है, तो इसमें जितनी भी एसजी समूह होते हैं, ठीक है, एसएचजी समूह मतलब स्वयं सहायता समूह, उनके प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, कौन करता है ये, तो ये इसका जो आयोजन है वो कौन किसके द्वारा किया जाता है? अमृता हाट का आयोजन में 2 संस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान सरकार का महिला अधिकारिता विभाग, तो महिला अधिकारिता विभाग, वुमेन एम्पावरमेंट विभाग, राजस्थान सरकार, एक इसमें और कौन सहायता करता है, तो आपको ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार का ही है, जयपुर में ही है। कब से कब तक आयोजन, तो आप ध्यान रखना, आयोजन 21 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। तो किसने किया, कब किया, कहाँ किया, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और जयपुर में इसका जो आयोजन है वो किया गया जेकेके में, जवाहर कला केंद्र में। तो जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। कब? 21 सितंबर से 30 सितंबर 2025 को। और यहाँ पर जो है महिला स्वयं सहायता समूह जो है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, उनको सेल के लिए अवेलेबल कराया जाता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट आइटम हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई अन्य और उत्पाद हो। ठीक है, उनका डिस्प्ले यहाँ किया जाता है। तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए राजस्थान गौरव गाथा, ऑप्शन बी गांधी आश्रम एक जीवन दृष्टि, ऑप्शन सी राजस्थान जीवन दृष्टि, ऑप्शन डी गौरव गाथा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अशोक गहलोत जी ने किया है, ऑप्शन आपको बुक का नाम ध्यान रखना है, और बुक का नाम है गांधी आश्रम, पुस्तक का नाम है गांधी आश्रम एक जीवन दृष्टि, एक जीवन दृष्टि। ये बुक आपको ध्यान रखनी है, और बुक का आपको जो राइटर है वो भी ध्यान रखना है, गांधी आश्रम एक जीवन दृष्टि। और इसके जो लेखक हैं वो है लहर इसरानी। ठीक है, और इसके लेखक हैं लहर इसरानी, डॉक्टर लहर इसरानी, इनको ध्यान रखना है। बाकी इससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ नहीं पूछा जाएगा। बुक जो है किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है, तो आरबी ऐसे पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। फिर इसका विमोचन हुआ है। गांधी जी के जो आश्रम है उनके माध्यम से सत्य और अहिंसा के प्रयोगों पर आधारित पूरी बुक है। आपको पता है गांधी जी के तो बहुत सारे आश्रम थे, फिनिक्स था, टॉलस्टॉय था, जय एक साबरमती आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम है। तो ये आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना कि बुक किसकी है, लहर इसरानी की है, नाम है गांधी आश्रम एक जीवन दृष्टि। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में तांबा और सोने के नए भंडार खोजे गए हैं? ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी टोंक। स्टार मार्क कर लिए। राजस्थान ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है जीएसआई सर्वे में जो है कॉपर
यानी तांबे के और सोने के नए भंडार मिले हैं, सोने के नए भंडार मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ मिले हैं नए भंडार? ब्यावर में, ब्यावर में मिले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो ब्यावर है अपने आप में अब जिला हो गया है और इसकी खनन प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो है क्या मिले हैं? सोने के और तांबे के भंडार मिले हैं। तांबे के भंडार आपको पता ही है और कहाँ कहाँ मिलते हैं अपने, तो जैसे तांबे के भंडार खेतड़ी में मिलते हैं, मदान कुदान है, और है कोलिहान, चांदमारी, ये सारी जगह जो है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई और भी जगह हैं। झुंझुनू में मिलता है, रामपुरा आगूचा में भी मिलता है, ठीक है। तो रामपुरा आगूचा, और रामपुरा आगूचा है कहाँ? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में भी इसके भंडार मिलते हैं, लेकिन ये पुराने भंडार हैं। नए भंडारों की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? सोने तो आपको पता ही है, सोना तो एक ही जगह पाया जाता है, बांसवाड़ा में, ठीक है। तो सोने के भंडार तो सिर्फ बांसवाड़ा में ही पाए जाते हैं। आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया, ठीक। और नए भंडार कहाँ मिले हैं? तो ब्यावर में मिले हैं, और ब्यावर आपको ध्यान रखना है सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री संजीव प्रकाश शर्मा, ऑप्शन बी न्यायाधीश सीपी श्रीनिवास, ऑप्शन सी न्यायाधीश सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी मोहन श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को अभी कार्यवाहक बनाया गया था। और देखो ये सितंबर की खबर थी, तो अभी आपको नए के हिसाब से ध्यान रखना है। कार्यवाहक की नियुक्ति तब की जाती है जबकि नियमित मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या जो है वो अवकाश में चले जाए, और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। और अगर हम बात करें तो ये हमारे 43वें चीफ जस्टिस होने वाले हैं। तो आपको इनके बाद जो है संजीव प्रकाश जी जो थे वो कार्यवाहक बने हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। संजीव प्रकाश जी जो है पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, अभी राजस्थान हाई कोर्ट में है, ठीक है। तो सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 20 से 22 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 22 से 23 सितंबर 2025, ऑप्शन सी 24 से 26 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 26 से 27 सितंबर 2025। में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आबानेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? आबानेरी में, आबानेरी की कहाँ है? दौसा में है, और ये आयोजित किया गया है चांद बावड़ी में, ठीक है। चांद बावड़ी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और फिर ये आयोजित कब किया गया? 26 से 27 सितंबर 2025 को। हर साल वैसे इसका आयोजन किया जाता है। कौन करता है आयोजन? पर्यटन विभाग करता है। 2 दिन चलता है, कई सारे इवेंट्स वगैरह वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आबानेरी पे हर्षद माता का मंदिर भी है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, 31वें अखिल भारतीय ध्रुपद नाद निनाद विरासत समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन बी जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र, जिसे हम JECC कहते हो ना, आप जगह जगह पढ़ते हो। ऑप्शन सी बिरला ऑडिटोरियम, ऑप्शन बी डी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। 31वें अखिल भारतीय ध्रुपद नाद निनाद विरासत समारोह, एक तो समारोह का नाम इतना बड़ा है, और ये जो समारोह है, ठीक है, ये किसके द्वारा तो आयोजित किया जा रहा है? इंटरनेशनल ध्रुपद धाम संस्था के द्वारा। और ये जो समारोह है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इंटरनेशनल ध्रुपद धाम संस्थान। आयोजन इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट के द्वारा। और रस मंजरी गीतो उपासना केंद्र, ठीक है, रस मंजरी संगीतो उपासना केंद्र, और ये केंद्र है जयपुर में, इनके द्वारा इसका आयोजन
किया गया है ध्रुपद धाम ट्रस्ट के द्वारा। और ये जो है क्या है, ध्रुपद गायकी को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। 31वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कब इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन जो है हुआ था आपका सितंबर मंथ में। तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे ध्रुपद आचार्य हैं श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, उनको भी ध्यान रखना। हो सकता है पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण भट्ट तेलंग का संबंध किससे है, तो ध्रुपद गायकी से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, जयपुर डिस्कॉम ने हाल ही में बिजली चोरी पकड़ने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, ऑप्शन बी ऑपरेशन उजाला, ऑप्शन सी ऑपरेशन ज्योति, ऑप्शन डी ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत उन्होंने लिख दिया है, ये जयपुर नहीं है, जयपुर डिस्कॉम ने शुरू किया है, लेकिन ये कहाँ चल रहा है, झालावाड़ में। ठीक है, तो जयपुर डिस्कॉम के द्वारा झालावाड़ जिले में ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चला रहा है, ऊर्जा प्रहार चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार का उद्देश्य है बिजली चोरी को पकड़ने हेतु, बिजली चोरी पकड़ने हेतु। तो ऊर्जा प्रहार क्या करेंगे, ऊर्जा पर प्रहार करेंगे, यानी बिजली चोरी पकड़ने के लिए झालावाड़ जिले में चला रहा है कौन, जयपुर डिस्कॉम। और साथ में इसके कौन है, तो भैया जब चोरी की बात हो रही है तो कौन चलाएगा, तो आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, एक तो जयपुर डिस्कॉम और साथ में ध्यान रखना किसको, पुलिस को। ठीक है, तो पुलिस भी तो जरूरी है, चोरी पकड़ लिया और चोर को पकड़ के कौन ले जाएगा, डिस्कॉम वाले थोड़ी ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्य बिजली चोरों को, खास करके जो संगठित अपराधी है, जो स्ट्रीट सीटर है, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल माफिया है, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। जो मीटर वगैरह भी चोरी करके ले जाते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। नाम क्या है, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले की पहाड़ियों से भारत के बड़े पैमाने पर लिथियम भंडार मिलने की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़। हम बात कर रहे हैं लिथियम की, और लिथियम की अभी पुष्टि हुई है कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है जी, कहाँ पर, रेवत की पहाड़ी, रेवत की पहाड़ियाँ। रेवत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, नागौर में, रेवत की पहाड़ियाँ, और ये है नागौर में। यहाँ पर लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, और अभी यहाँ पर नीलामी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और वैसे मैं बता दूं, रेवत की पहाड़ियाँ जो है टंगस्टन के लिए भी, टंगस्टन खनिज भी यहाँ पर पाया जाता है, रेवत की पहाड़ी में, वालदा सिरोही में और नाना कराब में। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिथियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिथियम अभी हम चाइना से पूरा लेते हैं। और लिथियम जो है पहले भी, पिछले साल भी जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जम्मू कश्मीर के सलाल क्षेत्र में पाया गया था। लिथियम जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी पाया जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ और ध्यान रखनी है, एक जम्मू कश्मीर का सलाल ध्यान रख लेना, एक कोरबा छत्तीसगढ़ ध्यान रख लेना जी। तो सही आंसर है नागौर की रेवत की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, नमो टॉय बैंक की शुरुआत किस स्थान से हुई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी सीकर। नमो टॉय बैंक, नमो इसलिए क्योंकि मोदी जी तो हर जगह नमो नमो है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत किसने की, कहाँ से की, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है जी, श्री ओम बिरला, श्री ओम बिरला। और इनका क्षेत्र कौन सा है, ओम बिरला का, तो ओम बिरला का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कोटा संसदीय क्षेत्र है। और इन्होंने इसकी जो शुरुआत है वो भी कहाँ से की है, गुमानपुरा कोटा से की है। तो कोटा के गुमानपुरा में जो है नमो टॉय बैंक शुरू हुआ है। नमो टॉय बैंक में मतलब पूरा एक टॉय होते हैं, तो जो बच्चों को टॉय नहीं मिल पाते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देने के लिए इसे शुरू किया गया है। ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र से इसको शुरू किया है। इसके माध्यम से जो विद्यालयी बच्चे हैं वो अपने टॉय जो है यहाँ पर दे पाएंगे, और जिनसे वंचित जो बच्चे हैं उन तक ये टॉय आराम से पहुँच
पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कोटा और कोटा में गुमानपुरा भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान मंडपम एवं अलाइड परियोजनाओं पर एमओयू किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए रिको और NCCBI, ऑप्शन बी राजस्थान मंडपम और एवं NBCC, ऑप्शन सी राजस्थान सरकार और NBCC इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय एवं NBCC। देखो, अभी हमने बात की थी कि राजस्थान मंडपम खुलेगा, भारत मंडपम की तर्ज पर, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम विकसित किया जाना है। इसके लिए हुआ है एक एमओयू या समझौता। क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। किसके बीच में? राजस्थान मंडपम के लिए एक तो ध्यान रखना है NBCC और रिको राजस्थान। ठीक है, तो एक तो रिको राजस्थान और किसके बीच में? एक आप ध्यान रखना है NBCC भारत सरकार। तो NBCC भारत सरकार और रिको राजस्थान के बीच में एमओयू हुआ है। किसको लेके? राजस्थान मंडपम और जो अलाइड योजनाएं हैं उनके लिए। ये जो राजस्थान मंडपम है ये एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है जिसका हम विकास करेंगे राजस्थान मंडपम का। और ये कहाँ पर विकसित होगा जी? जयपुर में। तो जयपुर में एज ए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इसे विकसित किया जाना है। कैपेसिटी सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भी हमारे यहाँ बन रहा है इंडिया में, पोवाई में, और पोवाई है मुंबई में। तो B2 बाईपास जयपुर में इसको डेवलप किया जा रहा है। राजस्थान मंडपम को इसकी थीम रखी गई है विरासत से विकास, और इसमें कई सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ होगी। MNCs कॉर्पोरेट्स आएंगे, सम्मेलन करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे, सेमिनार करेंगे। तो यहाँ सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ मॉडर्न एमिनिटीज़ भी होगी जिनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है जी क्या? तो आपको ध्यान रखना रिको और NCCBI। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? ऑप्शन ए चावंड, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी आपका रणथंभौर। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट ये एक टूरिस्ट सर्किट है जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित क्षेत्रों या स्थानों का विकास किया जाएगा, और उन्हें आपस में जोड़ा जाना है। जैसे हम बात करें उनसे जीवन से जुड़े, एक तो उनकी समाधि स्थल और उनकी राजधानी। तो जैसे इसमें क्या होंगे? इसमें होगा चावंड, इसमें शामिल क्षेत्र, इसमें शामिल स्थान, एक होगा जी चावंड। चावंड आपको पता ही है महाराणा प्रताप की समाधि भी यहीं पर है और राजधानी भी यहीं पर है। एक हल्दी घाटी है, इसको शामिल किया गया है। एक इसमें गोगुंदा को शामिल किया गया है। एक इसमें कुंभलगढ़ को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जूनी कचहरी में, है ना। फिर दिवेर आपको ध्यान रखना है, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। एक आपको उदयपुर ध्यान रखना है। तो भाई इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर से जो है प्रताप का कोई रिलेशन नहीं है। ये सारे स्थान मिला के एक पूरा सर्किट बनाया जाएगा जिसका नाम दिया गया है महाराणा प्रताप सर्किट। ठीक, तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो आपको ध्यान रखना है DLSA। ये DLSA क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं जिला
न्यायिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक सेवा प्राधिकरण। और इसके माध्यम से क्या की जाती है, तो भाई जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 39 है, जो निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है, उसके प्रयोजनों को क्रियान्वयन किया जाता है। निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के कार्यान्वयन हेतु इसको लागू किया गया है, डीएलएसए को। और डीएलएसए के तहत यदि हम बात करें तो अभी जो है क्या दी गई है, 8 जिलों में डीएलएसए 8 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। 8 जिलों में गठन इनका किया जाएगा। और 8 जिलों में जो इनका गठन किया जाएगा उसके लिए पहले राजस्थान हाई कोर्ट से परामर्श ली गई है। परामर्श के बाद ये घोषणा की गई है कि भाई 8 जिलों में हम डीएलएसए बनाएंगे और डीएलएसए जो है 8 राज्यों में इसके तहत विकसित किए जाएंगे। 8 जिले कौन से हैं, फलोदी है, डीडवाना है, आपका खेरथल है, ब्यावर है, बाड़मेर का बालोतरा है, डीग है, कोटपुतली, बहलोल है, सलूम्बर है। यहाँ पर ये विकसित किए जाने हैं, जिनके सहज से जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको निशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, जो कि हमारे डीपीएसपी में 39 प्रोविजन के तहत किया गया है। तो इसका सही आंसर है जी 8। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा के बागोर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ऑप्शन बी उदयपुर के खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ऑप्शन सी अजमेर के रूपनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर के रणथंभौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो इसका सही आंसर है उदयपुर के खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर सेंटर है। कंगारू मदर केयर सेंटर क्या है, यानी एक ऐसी यूनिट जो मातृ और शिशु सेवाओं को लिए स्थापित की जाती है। तो ये मातृ व मदर व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थापित की गई है। यानी जब बच्चा होता है तो उसको कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उसे माँ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके तहत ग्रामीण अंचल में जो माताएं हैं, जो नवजात शिशु है, उनको एकीकृत व सम्मानजनक देखभाल दी जाएगी। और आपको पता है कि खेरवाड़ा जो है क्या है, तो खेरवाड़ा एक आकांक्षी ब्लॉक है। आकांक्षी ब्लॉक का मतलब क्या है कि भाई जो आपका नीति आयोग का क्या है, नीति आयोग का एक प्रोग्राम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसके तहत इसे शामिल किया गया है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिला योजना जो है या कार्यक्रम जो है उसके तहत इसे शामिल किया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 22 साल बाद राजस्थान को कौन सी जीरे की पहली किस्म का तोहफा मिला है? ऑप्शन ए जोधपुर जीरा 1, ऑप्शन बी जीरा 4, ऑप्शन सी मरु जीरा 7, ऑप्शन डी राजस्थान जीरा 5। तो जीरे की या पशु नस्लों की इस तरीके की किस्मों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर जीरा 1, जोधपुर जीरा 1। और ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है, विद्यालय के द्वारा विकसित की गई एक फसल है। ठीक है, किसकी किस्म है भाई? तो ये ध्यान रखना जीरे की है। 22 साल बाद किसी किस्म को डेवलप किया गया है। इससे पहले जोधपुर जीरा जो 1 है वो जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देगी, साथ ही इससे कई आर्थिक लाभ होंगे। ये जो रोग है उससे के लड़ने की क्षमता भी इसमें प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर है जी ए। अगला, राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुल गुरु किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर बी एल वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर सुमंत सिंह व्यास, ऑप्शन सी डॉक्टर हरीश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर पवन गोयल। राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय बीकानेर, और इसके नए कुल गुरु कौन बने हैं? तो ध्यान रखना डॉक्टर सुमंत सिंह
व्यास। ठीक है, तो डॉक्टर सुमन सिंह व्यास जो है अपना अक्टूबर में ही कार्यकाल संभाल रहे हैं। डॉक्टर सुमंत सिंह व्यास, सुमन सिंह व्यास। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा नए कुलपति या कुलगुरु के रूप में कार्य संभाला जाएगा और इसके लिए राज्यपाल ने इनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्लास का, तो 20 का सही आंसर है राजस्थान विधानसभा में पारित कोचिंग नियमन बिल 2025 के अनुसार यदि कोई कोचिंग संस्थान नियम तोड़ेगी तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। कोचिंग, ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, कोचिंग नियमन विधेयक 2025। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस लिए भाई? कोचिंग संस्थाओं के विनियमन हेतु, कोचिंग संस्थाओं के विनियमन व नियंत्रण हेतु लाया गया है, वह नियंत्रण हेतु लाया गया है। आपको पता है कोचिंग माफिया इतना हावी हो गया है, ठीक है, कि इनका मोनोपोली हो गया। इस संस्था की अगर हम बात करें इसके यहाँ, तो पहले किसी भी प्रावधानों की, तो कोई भी कोचिंग संस्था हो, कोचिंग संस्थान को अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा, या हम बोले कि पंजीकरण आवश्यक होगा, तो पंजीकरण अनिवार्य होगा। ऐसे ही नहीं आपकी मर्जी से आपने करवा लिया कोचिंग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, चिंता मत करो, अपने सिलेक्शन IQ का रजिस्ट्रेशन है, तो चिंता वाली बात नहीं है, पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार के पास इनका रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन अगर कोई भी कोचिंग चलाएगा तो उसके संचालन को गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अनिवार्य अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पता है एक कोचिंग संस्थान में ऐसी चीज हो गई थी, अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। और देखो बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी सेफ्टी भी जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से। अगर कोई बच्चा बीच में कोर्स छोड़ देता है तो पहली किस्त वापस देना अनिवार्य नहीं है, बाकी किस्त लौटानी होगी। तो अगर विद्यार्थी बीच में कोर्स छोड़ता है, बीच में कोर्स छोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई पहली किस्त, क्योंकि आपने पढ़ाया है, पहली किस्त लौटाना आवश्यक नहीं है, लौटाना आवश्यक नहीं है। मन हो तो लौटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्थिति देख के, लेकिन शेष किस्त वापस करनी होगी। तो अब फीस का चक्कर नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े, नहीं कोई दिक्कत आई तो आपको लौटाना होगा। यहां पर अगर हम बातें कि इन सब का उल्लंघन किया गया, उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा जी कितना, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा अगर किसी ने इन प्रावधानों को फॉलो नहीं किया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न और क्लास का अंतिम प्रश्न, गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी वासुदेव देवनानी, ऑप्शन डी राजेंद्र गहलोत। तो आपको पता है इसका कि ये जो प्रोग्राम है वो कब किया गया था, तो ध्यान रखना 14 सितंबर को। गो कृषि जीवन अभियान कब हुआ, तो 14 सितंबर 2025 का इसका आयोजन किया गया। कहाँ जी, जालोर में। ठीक है, शुभारंभ किसने किया, तो शुभारंभ किया विधानसभा अध्यक्ष और इनका नाम है श्री वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, है ना। तो वासुदेव देवनानी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया, जालोर जिले में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है उस दिन। और यहाँ पर इस अवसर पर जो राज्यसभा के सांसद थे राजेंद्र गहलोत जी भी वो मौजूद थे, लेकिन उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। और आपको ध्यान रखना है इसका अभियान का उद्देश्य क्या था कि भाई सेवा, संस्कार और समाज हित से चीज़ों को जोड़ते हुए देखना। और यहाँ पर जो है वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया और जो पर्यावरण संरक्षण है उसके बारे में भी जागरूकता लाने की प्रयास किया गया। गौ माताओं के लिए भी जो है जागरूकता लाने का इसमें
प्रयास किया। तो ये आज के हमारे सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर थे, जो कि हमने करंट अफेयर की पूरी एक मैराथन के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में सिर्फ हमने बात की है राजस्थान के करंट अफेयर की। इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई थिंक यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमने सारे इंक्लूड कर लिए हैं, जहाँ से संभवतः प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लास आप लोग देखें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि मैम मंथली करंट अफेयर लेके आइए, तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है। चलिए जी, तो मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे वाले करंट अफेयर के साथ, यानी इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।